हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, T20 विश्व कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 विश्व कप 2024 शुरू हुआ है। देखिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की लोकेशन देख लीजिएगा। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बल्कि देशों का एक समूह है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इनके बीच में यहाँ पर कैरेबियन सागर है और कैरेबियन सागर में जो छोटे छोटे से देश हैं उन्हीं को मिला करके वेस्ट इंडीज बोला जाता है। अमेरिका यहाँ पर स्थित है। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक किया जाएगा। इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कनाडा और युगांडा की टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और अमेरिका इसलिए इसमें भाग ले रहा है क्योंकि ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये अमेरिका में ही आयोजित किया जा रहा है, इसलिए अमेरिका की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। तो इन सभी को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत का नंदिनी डेयरी ब्रांड स्कॉटलैंड की टीम का प्रायोजक बना है और इसी प्रकार से अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीम का प्रायोजक बना है। T20 वर्ल्ड कप के विनर डिस्कस कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप का पहला आयोजन 2007 में हुआ था और इसको इंडिया ने जीता था। 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज ने, 2014 में श्रीलंका ने, 2016 में वेस्ट इंडीज ने, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2022 में T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम ने जीता था। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम ने दो बार T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो यही दो टीमें T20 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीमें हैं। भारत ने एक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 2007 में। आईसीसी के द्वारा आने वाले समय में कौन कौन से टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाएंगे? तो 2024 में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बूस्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द का यूज किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? विजडन। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को, जो कि लंदन में है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, चौथी बार। भारत ने अब तक कितनी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? 5 बार। 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में। IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? KKR की टीम ने, तीसरी बार जीता है। WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? RCB ने। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर उपलब्ध हो गई है, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो ई बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई और चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। अच्छा, गोंडा की बात आई है तो गोंडा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पुणे की बात आई है तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है। पटना की बात हुई है तो पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है भारत का। अब सवाल आता है कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सामान को लाने यानी कार्गो को लाने ले जाने की सुविधा होती है और उसे स्टोर करने की सुविधा होती है। तो ऐसे स्थान को हम
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं। अधिकतर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बंदरगाहों के किनारे होते हैं, जहां पर बंदरगाह के माध्यम से जो सामान आता है, जो कार्गो आता है, उसको वहां पर रखा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में गोदाम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती है, तो ये सभी सुविधाएं होती हैं। अच्छा, जो चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, ये चेन्नई के पास मापेडू में बनाया जाएगा और इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जा रहा है 1424 करोड़ की लागत से। और इस पार्क का निर्माण जून 2024 में शुरू किया जाएगा। 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में। कौन स्थापित करेगा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है 2024 में? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क अमली भाट और बरखेड़ा में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी झिंझम पोर्ट बना है, जो कि केरल में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? TSAT-1A, जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। बूस्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? असम में। G20 पार्क कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। शिव सृष्टि पार्क कहां स्थापित किया गया है? अंबेगांव, पुणे में। अनुभूति समावेशी या दिव्यांग पार्क कहां स्थापित किया गया है? नागपुर में। चाय पार्क कहां स्थित है? असम में। फायर पार्क भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में है। पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। डॉग पार्क कहां स्थित है? लुधियाना में। भारत पार्क कहां स्थित है? UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने किस देश में पहली विदेशी परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो ओमान में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा पहली विदेशी परियोजना शुरू की गई है। चलिए पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेन की बात आई है तो आपको याद होगा कि स्पेन अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बना है। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। विश्व का पहला ऐसा देश कौन बना है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो वो बना है वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो परियोजना शुरू की गई है ओमान के लिए, उसका नाम दिया गया है द ओमान कलेक्शन। तो इस परियोजना का उद्देश्य है 1838 से ओमान में रह रहे प्रवासी भारतीयों के दस्तावेजों को डिजिटल बनाना और संरक्षित करना। देखिए, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, इसका काम होता है भारत की हिस्ट्री, कल्चर, इन सभी से रिलेटेड दस्तावेजों को कलेक्ट करना, उनको संरक्षित करना। बात करते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में की गई थी। तब उसे इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण सिंघल और इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और 3 अभिलेख केंद्र हैं भुवनेश्वर, जयपुर और पुदुचेरी में। ओमान के बारे में बात करें तो यह एक खाड़ी का देश है। इसकी सीमा सऊदी अरब, UAE और यमन से लगती है। तो यहाँ पर यमन है, ये है सऊदी अरेबिया और ये है UAE। तो इससे सीमा लगती है ओमान की। राजधानी क्या है? मस्कट। सुल्तान है हैथम बिन तारिक। यहाँ पर आप ओमान की लोकेशन वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये है ओमान और ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए बूस्टर डिस्कस करते हैं। तो बूस्टर में हम जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो फारस की खाड़ी के किनारे 8 देश कौन कौन से हैं? तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है या फिर जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से नहीं लगती है। तो वह कौन कौन से देश है जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? तो अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। यहाँ पर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं और बीच में स्थित है पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर।
मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीसिया देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। तो भारत की निजी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो उसके द्वारा भी हाल ही में एक रॉकेट का परीक्षण किया गया है और इस रॉकेट का नाम है अग्नि बाण। तो इस रॉकेट में ही 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, आपको याद रखना है कि इस रॉकेट का परीक्षण कहां से किया गया है? तो धनुष लॉन्च पैड से किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और आपको याद रखना है कि ये जो धनुष लॉन्च पैड है ये भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड का मतलब यह है कि जहां से किसी भी रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। अग्नि बाण रॉकेट का परीक्षण करने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसका नाम था सौर टीईडी यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। इस रॉकेट में दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया है इसमें इनकोनेल धातु का यूज किया गया है जो कि एक मिश्र धातु है। रॉकेट में जो इंजन लगाया गया है उसका नाम क्या है? अग्निलेट है। ये जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है ये रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी है। तो रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है जो कि भारत की है? उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस की। तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। यह चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना मोइन एसपीएम और श्रीनाथ रविचंद्रन के द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है। समर फिएस्टा एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे जैसे डांस और खेल से संबंधित और भी गतिविधियां। तो इसमें जो बच्चे शामिल होंगे उनकी उम्र 5 से 16 वर्ष के बीच में होगी। समर फिएस्टा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 29 मई से 28 जून 2024 तक किया जाएगा यानी 1 माह तक इसका आयोजन किया जाना है। शिक्षा मंत्रालय की बात आई है तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अच्छा, राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में आपको याद रखना है कि यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी बच्चों के लिए। 2024 में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024, भारत टेक्स 2024, नौवा रायसीना डायलॉग 2024 और विश्व पुस्तक मेला 2024 ये सभी नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई महाराष्ट्र में, वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर गुजरात में, विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में, अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 आईआईटी मद्रास में, नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में, उत्तर पूर्व सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए बूस्टर को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से संरक्षण का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। अच्छा, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान। और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। और फिर भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शनि की अगर हम बात करें तो यह
सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? याद रखना है, बुध है। और फिर मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अभी हाल ही में शुक्र ग्रह का एक अध्ययन किया गया है, एक विश्लेषण किया गया है कि पहले की तुलना में शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी का लावा अधिक देखा गया है, जिससे ये कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो शुक्र ग्रह है वो पहले की अपेक्षा अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है। पहला है बुध, फिर दूसरा है शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 224.65 दिन यानी लगभग 225 दिनों में पूरी करता है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आप याद रखिएगा। इसकी सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूरेनस के बाद शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है और ना ही इसके पास कोई भी वलय है। शुक्र पर दिन और रात का एक चक्र पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? आंसर हो जाएगा जिबूती। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिबूती। तो वहां पर मलेरिया से निपटने के लिए या मलेरिया को समाप्त करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। तो इन मच्छरों के जीन्स में परिवर्तन किया गया है, जिससे इनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई है, जिससे आने वाले समय में कम मच्छर पैदा होंगे और इससे मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें जिबूती देश की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये पूर्वी हिस्से में है। इसकी सीमा इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगती है। कैपिटल भी इसकी जिबूती है और इस्माइल उमर गोयलेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है जिबूती फ्रैंक। इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO के द्वारा 2021 में मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। उसका नाम था RTS-AS01 और 2023 में दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है मलेरिया की, उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। चलिए बूस्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। DNA की खोज फ्रेडरिक मिसर के द्वारा की गई थी। वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। सबसे छोटी कोशिका कौन है? PPLO, जिसे माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। और मानव तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी पशु कोशिका है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक की खोज की थी। तो ये सभी फैक्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? आंसर हो जाएगा 6। तो 6 नाटो देशों ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि वो रूस के खिलाफ एक ड्रोन दीवार बनाएंगे। इन देशों में कौन कौन शामिल हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो इन देशों ने ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। यहाँ पर आप मैप से समझ सकते हैं। तो ये रूस वाला इलाका है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये वो देश हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं। तो ये जो ड्रोन दीवार बनाई जाएगी ये नॉर्वे से और पोलैंड तक बनाई जाएगी, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड शामिल होंगे। ड्रोन दीवार का मतलब ये है कि रूस से लगी हुई सीमा की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और जो भी और टेक्नोलॉजी होगी उसका उपयोग करके रूस की सीमा पर निगरानी की जाएगी। तो इसे वॉल ऑफ ड्रोन्स कहा गया है, यानी ड्रोन की दीवार कहा गया है। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिनलैंड 21वें सदस्य के रूप में 2023 में नाटो में शामिल हुआ था और स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में 2024 में नाटो में शामिल हुआ है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास का आयोजन नाटो देशों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है
और अगर हम 30 मई की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है 2024 में पहली बार। और 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हर साल तंबाकू के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1988 में मनाया गया था WHO के द्वारा। थीम है 2024 की प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। उन्होंने 1605 में भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। चीन के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू गुजरात में और फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। स्थापना 1927 में हुई थी। और भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था कौन है? फिक्की। फिक्की अपने व्यापारिक सदस्यों को व्यवहारिक सलाह देता है, जानकारी देता है और नेटवर्किंग के अवसर और संबंधित क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अनीश शाह है। महासचिव हैं इसके शैलेश के पाठक। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? सुखोई 30 MKI से। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 किसने जीता है? REC ने। भारत का पहला शहरी रोपवे कहां बनाया जा रहा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। क्लासिकल चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन को। कौन सा देश 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? भारत। प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा 2023 में भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? $2.6 बिलियन। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इलॉन मस्क। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख समिति और आयोग डिस्कस करेंगे, जैसे नानावटी आयोग गोधरा कांड से रिलेटेड है, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद और व्हेटले कमीशन श्रम, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड, हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति वित्तीय और बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से संबंधित है और रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 22 मार्च। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 22 मार्च बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।